जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima. ताड़ साहब, ये बलून जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी आ गई है। ये बेसिकली अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा करना था, जो कि 5 फरवरी को ताड़ साहब शुरू होना था। और वो जो दौरा है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि ये चाइनीज़ जो अमेरिकन सॉवरेनिटी की वॉयलेशन की है चाइना ने। और चाइनीज़ कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। बलून जो है वो, जो जिसको सिविलियन एयरशिप चाइनीज़ कहते हैं, वो फिसल के तो इधर चला गया। आप इसको चाइना अमेरिका ताल्लुकात में कैसे देखते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, उनका जो दौरा कैंसिल हुआ, उसको कैसे देखते हैं? ये तो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, जंग का आगाज़ है। अमेरिकन तो समझते थे कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा, यहाँ पे आते ही कोई नहीं है। तो अब तो चाइनीज रशियंस तो जो है वो क्यूबा तक पहुंचे थे, चाइनीज तो अमेरिका के अंदर आ गए। बिल्कुल। चीमा साहब, इसके ऊपर खासकर क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इस सारे जो करंट अफेयर है, जो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं 2-3 दिन से बड़ा रिसर्च इस पे कर रहा था। आप चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा आ गया, पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त फिर रहा है। और मैं पूछना ये चाहता हूँ टोनी बिल्कन साहब से कि टोनी बिल्कन साहब वो अलास्का से पूरे कनाडा से होके बिल्कुल बिलिंग्स जो टाउन है जिसका नाम है बिलिंग्स मोंटाना, एग्जैक्टली वहां पे आ गया जहां आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर आ गया बिल्कुल बलून। वो स्लिप होके चाइना से इधर फिर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट जगह पे आ गया। दर हकीकत मैं चीमा साहब इसके पीछे सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका इतना मजबूर, लाचार, होपलेस, हेल्पलेस क्यों है और इसका आगाज किस तरह हुआ था। इस वक्त अमेरिका में देखा जाए तो गवर्नमेंट चला रहे हैं ओबामा साहब, क्योंकि जो हमारे जो बाइडेन है वो तो उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती है। और जितनी कैबिनेट है वो सारी की सारी ओबामा ने हैंड पिक करके तो इनको पकड़ाई है, इंक्लूडिंग टोनी बिल्कन साहब। अच्छा, उसमें अब ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? उनको अमेरिका के अंदर कहा जाता है अपोलोजेटिक गवर्नमेंट। वो जहां जाते थे अपनी स्पीच माफी से शुरू करते थे कि हमें पिछली माफी दे दे, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरा, उनका अमेरिका के साथ, अपनी कौम के साथ वादा था कि मैं अमेरिका के फंडामेंटल्स चेंज कर दूंगा, उन्होंने कर दिए। अब इस वक्त अमेरिका इतना कैलकुलेटेड हो चुका है, इतना लोग इसको प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इतना। सबसे पहले तो पुतिन ने कैलकुलेट किया था ओबामा साहब को सीरिया में, जहां वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कर कुछ ना सके। उन्होंने वहां पे अपनी नेवल बेस बना ली और दनाते फिर इस वक्त सीरिया उनके कब्जे में है। ईरान के बंदे वहां खुले फिर रहे हैं, बल्कि उनका एक पूरा ब्रिगेड वहां सर्व कर रहा है। तो वहां से इन्होंने इनको देख लिया कि अमेरिकन अंडर ओबामा पॉलिसी और ओबामा डॉक्ट्रिन, दे कैन नॉट फाइट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइट। दूसरी कैलकुलेशन हुई है अफगानिस्तान के अंदर। जब ये माफिया मांगते $25 बिलियन का सामान वहां छोड़ के अपने बच्चों की लाशें कंधों पे उठा के जब भागे हैं, तो दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस इज इट। अब आज मैं हैरान इस बात पे हूं कि सिविलियन ने उसको देखा है बलून को बिलिंग्स मंटाना में। ये पता नहीं सोए पड़े सारे ये। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार चीखते हैं, कहते हैं 60,000 फीट बुलंदी पर था, वो 40 पे था। आम कमर्शियल जेट लाइनर 37,36,37,000 तक तो कमर्शियल जेट लाइनर जाता है। 40,000 फुट की बुलंदी पे बलून था। और ये पता नहीं इतना परवाना पीते हैं, इनको समझ नहीं आती कि देखना किस तरह बलून ही नहीं नजर आ रहा। और वो तो काफी दिनों से फिर रहा है ऊपर। ये नहीं को रैंडमली आ गया, उसके ऊपर सोलर चीजें लगी हैं, सारा कुछ। इस हाईली साइंटिफिक चीज है जो उड़ रही है। और दूसरा बलून भी पीछे अब साउथ अमेरिका आ गया, उसको क्या करेंगे ये? और अलास्का से होके कनाडा के ऊपर घूम रहा है। मैं तो एज एन अमेरिकन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी में तो डर रहा हूं कि इसी तरह मजाइल आने शुरू हो गए थे। ये तो नशे फिर दिन पे जा रहे, ये तो ड्रंक ने नशा ने इतना वीड पीते। 55% यूथ राइट नाउ, प्राइड के साथ कहते हैं दे आर स्मोकिंग marijuana। 55% यूथ।
और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि एलाइज अपने हल खुद ढूंढ रहे हैं। जर्मनी डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया, द यूरोपियन डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया अपने मसाइल हल करने के लिए। सऊदी अरेबिया जो इनका एलाइज था मुंह पे थप्पड़ मार रहा है इनके। जो बाइडन जब गया सऊदी अरेबिया, वाइल ही वाज स्टिल इन सऊदी अरेबिया, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वी विल नॉट इंक्रीज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। उसने इतना भी नहीं वेट किया था कि बाबा जी जहाज चढ़ जाए, उसने बैठे बैठे कह दिया। जिसके बाद जब प्रेसिडेंट शी वहां पे गए, उनका इस्तकबाल देखें किस तरीके से उन्होंने किया। दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू चाइना, डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया। तो दूसरी फ्लेवर, इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइनिंग इट एंड सेलिंग टू अमेरिका। ये फॉरेन पॉलिसी देखें। सबसे बड़ी फ्लेवर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जैसा बंदा साइफर इनके मुंह पे बार बार मार रहा है। ये देखो साइफर साइफर रिजीम चेंज, कोई जवाब नहीं दे सके उसका। दूसरा थप्पड़ अभी पाकिस्तान ने फिर दोबारा मारा है कि हम रशिया से तेल लेंगे, पैसे चाइनीज करेंसी में देंगे। अब बलून छोड़ के मैं समझता हूं कि जो कुछ भी जो कोई रशिया कर ले, चाइना कर ले, दे हैव लॉस्ट द विल टू विन द गेम। अब मैं उसकी सबसे बड़ी रीजन बताता हूं आज अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है। यहां पे हर स्कूल के अंदर लिबरल, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव प्रोफेसर सारा दिन बच्चों को बताते हैं व्हाट अमेरिका हैज डन टू यू, अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, अमेरिका इज अ रेसिस्ट प्लेस, अमेरिका इज नॉट गुड, अमेरिका नेम itself is racist, the word White House is racist, American flag is racist, अमेरिकन यहां पे स्टैचूज आपने देखे, स्टैचूज गिरा गिरा के जो करते रहे। बॉर्डर खोल दिए उन्होंने बिल्कुल, कहते हैं दे आर कमिंग होम, द स्पेनिश पीपल, मैक्सिकन, दे आर कमिंग होम, लेट देम कम। अगर ये फिलॉसफीज चलेंगी तो फिर यही होगा। बलून क्या होना है, तो मेरा कुछ नहीं। रोज मैं कहता हूं दिन में 10-10 बलून आ जाए, दे डोंट केयर। आईवी लीग स्कूलों में चले जाओ, वहां पे सारे चाइनीज और इंडियन बैठे, अपने बच्चे तो सारे इनके वीड पी रहे हैं। तो दर हकीकत जब कौमें विल छोड़ दें, और बल्कि मैं सबसे हमेशा ये कहता हूं कि रीसेंट वियतनाम में और अफगानिस्तान में जो चीजें इनके वार स्कूलों में अभी मेरा ख्याल सही तरीके से पढ़ाते नहीं है कि यू डोंट फाइट द वॉर्स विद आर्मामेंट्स एंड थिंग्स, यू फाइट द वॉर्स विद विल। इनोवेशन थी 18वीं सदी की, हर चीज अमेरिका से इजाद होती थी, अब कुछ इजाद नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ भी इजाद नहीं कर रहे इस वक्त। इनका दे हैव लॉस्ट द विल ऑफ इट। अब सिर्फ चल रहा है, अगर मुझसे पूछें तो सिर्फ चल रहा है जुकरबर्ग, मेरा ख्याल फेसबुक की वजह से, ट्विटर की वजह से ये चल रहे हैं। यही बड़ी सबसे इंडस्ट्री अब इनकी, मेरे ख्याल में ये हॉलीवुड है। अब इनके पास कोई नई चीज इजाद करने के लिए कोई नहीं है, ना दुनिया को कुछ देने के लिए है, ना बनाने के लिए है। दे हैव ड्रॉप द टॉवल। अब मैं दूसरी सबसे बड़ी कैलकुलेशन की बात बताता हूं, चाइनीज बलून क्यों आ रहे हैं, दूसरी वजह भी बताता हूं। सर चाइनीज को यह पता है कि हंटर बाइडन कौन है। हंटर बाइडन ने पैसे यूक्रेन से बनाए हैं, हंटर बाइडन ने रशिया की मास्को की मेयर से बनाए हैं, और अपनी चाइनीज कंपनियों के साथ एम्बेडेड था। वो बिलियंस डॉलर्स उसने चाइना से बनाए, तो उन्हें नहीं पता कि इनकी लिमिट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव। दे आर एम्बेडेड, दे आर अप टिल नोज दे आर इन करप्शन। तो अब वो बलून छोड़ के जो मर्जी भेजे, दे नो इट व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, हु इज सिटिंग ऑन द व्हील, हु इज सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट, दे नो एग्जैक्टली। वो इस वक्त अगर मुझसे पूछे, अफगानिस्तान आखिरी चीज था मेरा ख्याल, एक काफन का आखिरी नेल था अफगानिस्तान। उसके बाद दुनिया ने देख लिया कि दे आर नो मोर, दे आर नो मोर, दे आर नॉट द, they lost the status of them being a sole superpower on the planet in Kabul, and they lost to the people they are still riding on the donkeys. This is what this will be taught in the future in army schools, in the State Department. This is that they will tell them that we lost the war. First war इन्होंने lose की थी हो ची मिन्ह से, वियतनाम में। second war they lost from the people, and especially to the person who has never traveled outside of Afghanistan, the people on the donkeys. They lost. This is what they will teach in the army schools and the State Department in the future relating foreign policy. Foreign policy एक होती चीज, चीमा साहब इन्होंने कोशिश बड़ी की। इन्होंने जब जापान के ऊपर एटॉमिक एक्सरसाइज की थी ना, उसके बाद धाक थी, इनका डर था, खौफ था दुनिया में। वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बड़ी कोशिश की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए,
प्रीएम्प्टिव अटैक, पैट्रियाटिक एक्ट, मेरा मकसद है इराक भन दिता, इधर कुटता हो, ये कट कोशिश इन्होंने की है रिवाइव करने की, बट द मोर दे वेंट इनटू द वॉर्स, more they disclose themselves, the more they disclose. Now I think, जिस तरह मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि people have calculated एक सुपर पावर को नीचे जाने के लिए, बनने के लिए और नीचे जाने के लिए 250 साल चाहिए होते हैं, 200 साल बनने के लिए, 50 साल नीचे जाने के लिए. How they calculated it? By the British Empire. मेरे ख्याल में now the 250 years mark is coming up for America. The balloon is I think it's a symbol. It's a symbol now. और टोनी बिल्किन ने पोस्टपोन किया. आज उसकी मैंने स्पीच सुनी, सो पैथेटिक, सो पैथेटिक. ये कहने के बावजूद कि they are challenging our sovereignty. In the same speech he said we have to keep the dialogue open. The world want to see the China and America. No, let me finish. The world want to see the China to have an open line and dialogue. What dialogue कर पूछ के आए तो वो dialogue. The balloons are here to dialogue with you. How dare you? तार साहब क्या करना चाहिए फिर इनको? अगर देखिए लेट्स से, और मैं तो पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी वाले लिख रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं ये बलून सर्वेलेंस में 2020 से काम कर रहे हैं, चाइनीज आगे निकल गए उनसे. तो क्या करना क्या चाहिए अमेरिका को? चीमा साहब ये रशिया के ऊपर भेजते थे, वो नीचे से शट डाउन करते थे बलून इनके. दे शुड हैव शट डाउन. इन्होंने एक्सक्यूज यूज किया कि मोंटाना में नीचे सिविलियन आएंगे. मोंटाना में तो आबादी कोई नहीं है. शट डाउन करते हैं उन बलून्स को नीचे. अपने भेजते, अपने साउथ चाइना सी में रोजाना ये लतीफे बनाते हैं. और पिछले दिनों इन्होंने ताइवान सारा ड्रामा कर दिया इन्होंने. दे आर सो वीक, दे डोंट हैव एनी विल. ये गेम इज ओवर है. चीमा साहब बलून आना it's not only a challenge to their sovereignty, it's challenge to their technology and their will to fight. आज मुझे याद आ रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कहा था इन चाइनीज को सोया रहने दो, इनको ना जगाओ, इनको अफीम ही खाने दो, ये उठ गए उड़ा के रख देंगे. उन्होंने 30 साल में, 30 years में उन्होंने दुनिया रिकवर कर दी. 30 साल दुनिया इनके सामने आगे खड़े हो गए, जिनकी हिस्ट्री 400 साल, जिनकी हिस्ट्री 400 साल है. 30 साल में वो कवर कर गए. उनको 30 साल और दें. इनके बच्चे, अमेरिकनों के बच्चे उबर चलाएंगे शंघाई में, पिज्जा डिलीवर करेंगे वहां. द वे दे आर गोइंग. इस तरह नहीं गेमें होती चीमा साहब. गेमें हौसलों से, जंगों से होती है. हौसला. टोनी बिल्किन साउंड सो वीक टुडे, सो अपोलोजेटिक इवन देन. कहते नहीं जी, आप भी अभी भी कहते हैं हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया, लेकिन वी हैव टू कीप द लाइन ओपन अप फॉर द डायलॉग. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? For your information, the Chinese don't have mercy. In their culture, they don't have any emotions. Get up. They are very ruthless. लेकिन ये फिर वो कहते हैं ना चीमा साहब, जब 55% youth is smoking weed, what you expect? This is what you expect. So आप समझते हैं बेसिकली जो डायरेक्शन के चैलेंजेस हैं. तार साहब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी से लिंक करता हूँ और इसके ऊपर दोबारा बात करते हैं. डेट सीलिंग का अमेरिका के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस और क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, व्हाइट हाउस एज एन एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस एज ए लेजिस्लेटर, और ये सारा चल रहा है. आप क्या समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो डेट सीलिंग है वो इस वक्त करंटली $31.4 ट्रिलियन पे है, और कहा जा रहा है कि ये कोई आज से 100 साल पहले जो है वो क्रिएट की गई थी, और इसको कुछ 100 दफ़ा जो है वो मॉडिफाई भी किया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. आप कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस में तो आ गए हैं रिपब्लिकन्स. अब वो केविन मैकार्थी साहब जो हैं हाउस स्पीकर हैं, उनकी मुलाकात भी है. आप कैसे समझते हैं कैसे चीज़ें डेवलप होंगी? ये तो सारा टाइम आपस में लड़ते रहते हैं यहाँ पे. उधर से ये जो चाइनीज़ बैलून की बात आ गई. आप समझ रहे हैं ये जो डिवाइडेड हाउस है विद इन द यूएस, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द अमेरिकन पावर? देखिए, पावर जिस तरह वीक होती हैं चीजें, मैं इस पे पहले अपना सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि जब सुपर पावर्स नीचे गिरती हैं तो उनको एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ द थ्रेट्स इंटरनल होती. और जिस तरीके से इस वक्त हाउस के अंदर हालात चल रहे हैं, आप जो केविन मैकार्थी के बारे में जिस तरीके से आपने देखा था कितनी दफा वोट डाले थे, उसकी रीजन यही थी कि हार्ड लाइनर्स वांटेड टू हैव द कमिटमेंट टू गो हार्डर अगेंस्ट देम. उसकी मिसाल भी उन्होंने कर दी है. ये डेट सीलिंग इज अनदर एग्जांपल. एलियान उमार को उन्होंने फॉरेन अफेयर कमेटी से निकाल दिया. अब मैं ये बताना ये चाह रहा था कि 1960 से ये 78 टाइम्स इसको यूज किया गया है. 48 टाइम्स डेट सीलिंग इंक्रीज की गई है. 48 टाइम्स बाय रिपब्लिकन्स, 29 टाइम्स बाय डेमोक्रेट्स. और इसमें होता क्या है कि वो
और मैं फंडामेंटल डिफरेंस इन आइडियोलॉजी दोनों पार्टीज की थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को। रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स, दे बिलीव इन बैलेंसिंग द बजट, स्मॉलर गवर्नमेंट, लेस एक्सपेंसेस। डेमोक्रेट, दे बिलीव इन लार्जर गवर्नमेंट, मोर स्पेंडिंग, सोशल प्रोग्राम्स एंड सर्टन थिंग्स। अब उसके अंदर इस वक्त हालात जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है कि यहां से पैसे $68 बिलियन पहले यूक्रेन को दिया गया, उसके बाद 38 बिलियन अभी मजीद ये मांग रहे हैं यूक्रेन को देने के लिए। उसके बारे में केविन मैकार्थी के इलेक्शन से पहले इन्हीं की एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि वी कैन नॉट गिव देम द ब्लैंक चेक्स, वी कैन नॉट गिव देम ब्लैंक चेक टू यूक्रेन। करप्शन में इन्वॉल्व है। आपको शायद मैं ये भी यहाँ ऐड करना चाहूंगा, 7-8 बंदे अगले दिन उनके यूलेंस्की ने अपने कैबिनेट से निकाले हैं, दोज वर इन्वॉल्व इन करप्शन। मैं गारंटी कर देता हूं एक और आपको चीज, यहाँ पे ये मिसाइल दे रहे हैं, ये टैंक्स दे रहे हैं, ये सारे ब्लैक मार्केट में बिकेंगे भी थोड़ा अर्सा बाद। यूक्रेनियंस दे आर नोटोरियस इन यूरोप फॉर बीइंग करप्ट। जितना पैसा जा रहा है सारे का सारा दुबई जाएगा या मास्को पहुंच जाएगा या लंदन पहुंच जाएगा, पता है इनको भी है। हो सकता है इनके साथ भी कोई हंटर बाइडन जैसे साथ कमिश्नर भी ले रहे हो, क्या पता इस चीज। लेकिन उसमें चीमा साहब मैं जो बात ये कर रहा था कि इस वक्त सोशल सर्विसेज के हालात ये हैं, ये जो बजट है जो इन्होंने रिसेंट दिया है, रिपब्लिकन्स दे आई थिंक दे आर ऑन द राइट साइड। इन्होंने इतना पैसा सोशल सर्विसेज पे दे रहे हैं कि जिसका अंदाजा कोई नहीं। यहां बाल्टीमोर सिटी में जहां मैं बैठ के अभी बाल्टीमोर के नजदीक बात कर रहा हूं, चीमा साहब वहां पे दिन में जाना इस सिटी के अंदर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज बुलेट्स आर फ्लाइंग। Every precinct, every police station is shot. 50 to 60 police officers, they are resigning because the policing, they are so demoralized. $2 मिलियन सिटी को दिया गया है कि यहाँ पे वैक्स म्यूजियम बनाया जाए जितने गोलियां चल रही हैं सुबह शाम, और ऐसे ऐसे लतीफे बनाते हैं, खाने का बंदोबस्त। मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप उसके बाद देखते हैं डेट सीलिंग का, उसमें चीज आ जाएगी। एक जोक है, किसी ने इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी रिपब्लिकन से पूछा कि आप इलेक्शन जीतोगे तो क्या करोगे। उसने कहा इफ आई विन द इलेक्शन आई विल हेल्प द पुअर्स। यही क्वेश्चन उसने डेमोक्रेट से किया कि इफ यू विन द इलेक्शन व्हाट यू गोना डू। उसने कहा इफ आई विन द इलेक्शन आई विल हेल्प माय सेल्फ। सो दे आर हेल्पिंग देमसेल्फ अंडर दिस डेट सीलिंग, दे आर हेल्पिंग देमसेल्फ। अब वो किस तरह कर रहे हैं हेल्पिंग देमसेल्फ। अब अमेरिका के मैं जो सबसे बड़े इश्यूज इस वक्त बताने की कोशिश करता हूं, वर्क फ्रॉम होम इज ए पार्ट ऑफ द कल्चर नाउ। Indirectly, it means nobody is working. आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फोन कर लें, nobody is picking up the phone. दूसरी मूवमेंट इस वक्त चल रही है टू हैव अ 4 days वीक। जिस स्टेट में हम बैठे हैं, स्टेट बिजनेस पीपल को सब्सिडाइज कर रही है कि लोगों को 4 दिन काम कराओ, 3 दिन छुट्टी दो, गवर्नमेंट पैसे देगी। इसको मेरी नजर में एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं इसको सोशलिज्म कहूंगा कि गवर्नमेंट पैसे देगी एम्प्लॉयर को कि तुम ये पैसे हमसे ले लो गवर्नमेंट से, इन लोगों को 4 दिन काम कराओ। तो दिस when these kind of programs government subsidize and pay, then the debt ceiling, regardless कितने भी हो जाए डेट सीलिंग, चाहे ट्रिलियन छोड़ के कुछ 100 ट्रिलियन कर लें फिर भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनके हालात ये हो चुके हैं। अमेरिकन, मैं अब एक और चीज कोट करना चाहूंगा। इलान मस्क ने एक दफा आज से कुछ महीना पहले कहा था कि माई प्लांट्स इन चाइना दे आर वर्किंग 24/7 एंड एन अमेरिकन ऑन द अदर साइड दे आर फाइंडिंग एन एक्सक्यूजेस नॉट टू कम टू वर्क। मैं जहां मेरे अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों को हायर किया जाता है, हफ्ते बाद जॉब छोड़ जाते हैं, रीजन कहते हैं टू मच वर्क। तो ये दिस इज व्हाट मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था कि इस वक्त ये देखें अगर डेमोक्रेट पार्टी वाकई इलेक्शन जीती है तो एक और लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि आधा मुल्क सोशलिज्म चाहता है। अगर चाहता है तो लेट देम हैव इट। इफ दे वांट टू बिकम वेनेजुएला, इफ दे वांट टू बिकम नॉर्थ कोरिया, लेट इट बी। लेकिन चीमा साहब, ये डेट सीलिंग है, 2 चीजें फंडामेंटल इसमें अगर देखा जाए, ये तो गवर्नमेंट शटडाउन और ये डेट सीलिंग जो है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन डेट सीलिंग जो है इसको इंक्रीज की जाएगी। जेनेट येलन हमारी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, उन्होंने अगले दिन बयान दिया है कि अगर जून तक हम किसी पॉइंट पे ना पहुंच सके, जून तक इफ वी डोंट नेगोशिएट एंड कम टू द कंक्लूजन, वी माइट हैव टू गो बैंकरप्ट, व्हिच होगा नहीं। लेकिन ये कि हालात खराब हैं कि इतना कर्जा है अमेरिका का और यहाँ पे मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं हो रहा, इनोवेशन खत्म हो चुकी है।
और मैंने बताया कि इस वक्त सिर्फ सोशल या जुकर फेसबुक से पैसे मार रहे हैं, ट्विटर को प्रोडक्ट तो मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई प्रोडक्ट बनती हुई। अगले दिन इन्होंने अपना कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजने की कोशिश की है, वो उठ ही नहीं सका, वो नीचे से ऊपर जा ही नहीं सका। किसी और कंट्री से इन्होंने मदद मांगी है तो वो किसी से मंगाया और कोई सैटेलाइट, उससे मदद ली। ओरिजिनल रीजन ये है कि माइंडसेट चेंज हो चुका है। माइंडसेट, इंटाइटलमेंट्स, घर बैठ के सोशल सर्विसेज, मेरे मतलब शेयर्ड इकोनॉमी, देखे ना ये पिछली दफा जब बिल क्लिंटन, ओबामा ये चाहते थे शेयर्ड इकोनॉमी, उबर हो, पूरे मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले टाइम मैगजीन ने पिक किया था द हैप्पीएस्ट कंट्री इन यूरोप, डेनमार्क। और इस वक्त हर बच्चा जो अमेरिका है उसको, अमेरिकन को बताया जाता है कि फ्यूचर इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेनमार्क के बारे में जब पढ़ रहा था तो पूरे एक फ्लोर के ऊपर जहां अपार्टमेंट बनते हैं वहां एक ही किचन होता है। वो सारे जो होते हैं वो जाके बारी बारी पूरे फ्लोर का खाना पकाते हैं। शेयर्ड इकोनॉमी, मेरे में शेयर्ड इकोनॉमी, शेयर्ड कम्युनिटी, शेयरिंग एवरीथिंग, सोशलिज्म, ओरिजिनली सोशलिज्म। हालांकि ना ये नहीं पता, ये इक्वालिटी और सारी चीजों की बात करने वाले ने ये नहीं पता नेचर इज मेकिंग यू डिफरेंटली। somebody is whiter, somebody is darker. हमेशा मेरे ख्याल में जिस तरह ये होता है, अमीर लोगों के बच्चे जब बोर हो जाते हैं ना तो वो गरीब लोगों की बातें करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह जॉन एफ कैनेडी था तो वो गरीब लोगों की बातें शुरू कर देता। यहाँ पे भी रिवाज है, बिलियनर जो होंगे वो हमेशा बात इक्वालिटी की करनी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी गरीब आदमी, 2 बच्चे जाके इथियोपिया से अडॉप्ट कर लेंगे आके, एज ए जस्ट टू शो अप पीपल हाउ सिंपैथेटिक आई एम, हाउ सेंसिटिव आई एम। लेकिन जेट अपने होंगे, गाड़ियां अपनी होंगी। अब 50-50 एकड़ के घरों में रहने वाले लोग जो है ना, गरीबों की बात करते हैं, इट लुक्स फनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जो हम बैलून की बात कर रहे थे और बात यहाँ आई, बैलून के हवाले से कहा जाता है कि रशिया जो था, अमेरिका जो था, उसने 1960 में एक U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, सॉरी कोल्ड वॉर के दौरान। और उसमें रशियंस ने, सोवियत यूनियन उस वक्त अमेरिका का वो जो U-2 स्पाई प्लेन था वो गिरा दिया था, और जो क्या नाम है उसका, पायलट को पकड़ लिया था। एक तो जैसे आपने कहा कि ये गिरा नहीं सकते क्योंकि अमेरिकन ये कहते हैं कि हम भी तो, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि ये भी तो बहुत ज़्यादा साउथ चाइना सी में जाता है, ईस्ट चाइना सी में जाता है, इनकी शिप्स पेट्रोल करती हैं वहाँ पे, और चाइनीज़ बार बार उन्हें कहते रहते हैं क्यों, तुम क्यों हमारी इस एरिया में आए हो। एक बात, और दूसरा ये है कि जो अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि हम चाइनीज़ मूड को समझें वहाँ पे जाके। ये समझा जा रहा है, ब्लिंकन साहब चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएं और समझें कि चाइनीज़ किस माइंडसेट से बात कर रहे हैं, इसीलिए ये पोस्टपोन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि रशियंस ने कैसे एक्ट किया एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन को, और चाइनीज़ भी इनको थ्रेट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे इलाके में आते हो, तो यही वजह है कि शायद अमेरिका जो है वो थोड़ा टोन डाउन है, थोड़ा समझें, हम भी तो इनके इलाके में जाते हैं, हम भी तो वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, हम भी तो जापान एंड साउथ कोरिया को सिक्योरिटी एश्योरेंसेस हमने दी हुई हैं, तो और फिर इंडो पैसिफिक है, तो लेट देम डू इट इफ वी आर डूइंग इट। चीमा साहब, मेनलैंड अमेरिका और मेनलैंड चाइना में डिफरेंस है। साउथ चाइना सी में जाना एक अलग बात है। अमेरिका जाके चाइना के ऊपर चक्कर लगाए बीजिंग के, तो दे शुड हैव अ डिफरेंट थिंग। दे आर हियर ऑन देयर न्यूक्लियर फैसिलिटी, नंबर 1। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त अमेरिकन दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड देम एट द सेम टाइम। ये अपने ट्रूप्स को, इन्होंने अगले दिन एक फोर्स का नाम रखा है, उसका नाम रखा है 30, उसका नाम है ओकिनावा, जापान के पास, ताइवान के बिल्कुल करीब अपने फोर्सेस को ये तैयारी करा रहे हैं अमेरिकन। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बिल्कुल ना भूलें कि ये अमेरिकन ये कहे ना कि हम उधर जा रहे हैं तो हम ये उसमें कितने सॉफ्ट हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का क्या था फिलॉसफी? प्रीएम्प्टिव अटैक्स, हमें जहां से खतरे की स्मेल आएगी असि चढ़ जाएंगे होते। वो रिपब्लिकन थे ना, रिपब्लिकन थे, इराक चले गए थे ना, हालांकि बगैर किसी प्रूफ के चले गए थे, कुवैत में चले गए थे सीधे। तो दर हकीकत इस वक्त दे हैव लॉस्ट द विल टू डू एनीथिंग। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के उस फिलॉसफी के जरिए 3-4 मुल्कों को प्लेन ग्राउंड कर देना, मिलियंस ऑफ मुसलमानों को मर्डर कर देना, मिलियंस, सिर्फ प्रीएम्प्टिव अटैक पे कि हमें सन स्मेल आ रही थी इधरों। तो आज अपने मेन लैंड अमेरिका के ऊपर, बिलिंग्स मोंटाना के ऊपर बिल्कुल इस तरह सिविलियन देख रहे हैं,
ये स्वाय वीकनेस के और कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है तार साहब, इसमें कोई शक नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, विल फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर मैं नहीं कहूंगा, विल फेलियर है। जब नजर आ गया तो ये शूट करते ना नीचे, उसको चैलेंज करते, ये विल फेलियर। दे हैव बिकम, दे साइकोलॉजिकली दे आर डिफीटेड। और मैंने उसी दिन अंदाजा लगा लिया था जब जिस दिन अपने बच्चे, बड़े यंग बच्चे थे, 18-19 साल के फौजी जब मरे थे काबुल, उनकी डेड बॉडियां लेकर आए थे यहाँ पे, मैंने उसी दिन देख लिया था दे आर ओवर विद इट। जब मिन्नतें कर रहा था सीआईए का चीफ जाके उधर काबुल में मिन्नतें कर रहा था, एक हफ्ता और दे दो, एक हफ्ता और दो, उसने कहा गेट द हेल आउट ऑफ हियर, इट्स नॉट अ डेडलाइन, इट्स अ रेड लाइन। तार साहब एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। डेमोक्रेट आते हैं, वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं, वो डेड बॉडी एंड चौक के ले आते हैं, दे डोंट अलाउ, वो अलाउ करते हैं चाइनीज बैलून हमारी जमीन पे जो है घूमता रहे, सर्वेलेंस करता रहे न्यूक्लियर साइट्स की। रिपब्लिकन आते हैं, वो दूसरे तो मुल्क में वड़वड़ मार देने, वो चाइना घुस जाते हैं। उन्होंने, आप तो बात करें ना इसकी जो स्ट्राइक्स करने की, ये जो थी, लेकिन इन्होंने एक कानून भी बनाया था R2P, राइट टू प्रोटेक्ट, इंटरनेशनल लॉ में, कि खुद ही जो है वो स्ट्राइक्स कर लेते थे और उसको इंटरनेशनल लॉ की होती थी। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेट आए तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, रिपब्लिकन आए, ट्रम्प साहब आपके जो बॉस रहे हैं साबिक, वो बड़े सख्त हो जाते हैं। तो ये बैलेंस क्यों नहीं है? अमेरिका इतना इतना वर्ल्ड सुपर पावर है, इतना कुछ है इसके पास, ये बैलेंस क्यों नहीं है सोसाइटी में, मुआशरे में, कि एक जमात आती है वो कहती है चढ़ दौड़ो, दूसरी कहती है नहीं वापस आ जाओ, अपने जो है वो अपने सब कुछ गवा दो। तो ये बैलेंस क्यों नहीं है फिर? बैलेंस असल में ट्रेजेडी है अमेरिका की। मैं चीमा साहब आज से 35 साल पहले का कंपैरिजन करूंगा। मैं 35 साल पहले अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं अक्सर ये कहता था आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टेन इश्यूज एंड आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। उसके बाद मैंने इस कंट्री को देखा कि पोलरिज्म, और इसमें देखा कि डिवाइड होते होते होता ये था कि इस वक्त मिडिल ग्राउंड की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मिडिल ग्राउंड से मुराद ये है कि दे शुड बी अ प्लेसेस, दे शुड बी सम पीपल, दे शुड बी कॉल्ड कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स एंड दे शुड बी सम पीपल दोज आर कॉल्ड द लिबरल रिपब्लिकन्स। वो लोग कोई नहीं बिल्कुल है इस वक्त। फार राइट है, फार लेफ्ट है, या सोशलिस्ट है तो या फिर एवेंजलिस्ट वोट है। एक साइड पे डिक चेनी हो जाता है, दूसरी साइड पे बराक ओबामा सोशलिस्ट हो जाता है। यही ट्रेजेडी इस वक्त अमेरिका की। कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड, बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, ये डेमोक्रेट जो ना ये समझते नहीं है। अब इसी हिस्ट्री में अगर जाया जाए तो अमेरिका की इस वक्त अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मिलिट्री आर्मामेंट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। देखे ना, ये गाड़ियां यहां नहीं ढंग की बनती, घड़ियां यहां नहीं बनती, कपड़े यहां नहीं बनते, जूते बनते, बनाते क्या है? F-16 बनाते हैं, F-18 बनाते हैं, B-2 बॉम्बर बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। तो अगर यही चीज अपना है जी, ये लूज कर देंगे तो फिर सर्वाइव किस तरह करेंगे? देखिए ना, जब आप your bread and butter is nothing but a defense industrial, military industrial complex, and how dare you see the balloon and you just keep laughing on it? अब मुझे ये बताएं, अब छोटी सी बात है, आज बलून खड़ा, दूसरा बलून साउथ अमेरिका आ गया, ताइवानीज आज क्या सोच रहे होंगे? भारत को भी सोचना चाहिए आज कि तुम जिनके कंधों पे चढ़ के लुडियां डाल रहे हो, एक उत्ते बलून खलोते हैं। और जो चाइनीज है वो कहां से आ गया? दूसरा बलून भी आ गया पीछे से। मैं दो चीजें और बताना चाहता हूं। चाइनीज दे हैव कम टू अर्जेंटीना, चाइनीज दे आर प्लानिंग टू गो मिलिटराइज द अंटार्कटिका। तो ये चीमा साहब, ये असल में दर हकीकत ये है कि इनकी जापान के ऊपर बम मारे हुए बहुत अरसा हो गया, दे हैव लॉस्ट द टच ऑफ इट। उसने बम मारा था तो उसके बाद देखे ना, बोलता कौन था ना इनके सामने। मार्शल प्लान बनाया, जर्मनी चढ़ गया, उधर चढ़ गया, ये कर दिया, नक्शे बना रहे थे दुनिया के ये। अब पाकिस्तान हूं इमरान खान की साइफर करना है, साइफर पैसे लै रहे ना, तेल लै रहे रशिया तो पैसे दे रहे मामू जान बीजिंग वाले। देखो अमेरिकन फॉरेन, देखे इंडिया रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेच रहा है और ये एम्बार्गो लगा के बैठे रशिया पे। देखिए तार साहब, ये बलून तो फिर हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी घूम रहे हो। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਰੋਨ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼? ਉੱਥੇ ਫਾਗ ਇੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। जिस तरह ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया, तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, तो हमने फिर देखा वो एंटर हो गया,
तो फिर हमने देखा वो हमारी एक जगह पे आगे सानू ਵੱਜ गया और फिर हमने देखा इसको तो अजय फिर अब शुक्र वो ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ कहता सी कैच करने की कोशिश कर रहे सा वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये अच्छी बात है ना कि ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ आ रहे थे फिर हमने देखा वो हमारी सरजमीन में एंटर हो गया फिर वो 300 किलोमीटर आके चीचा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको ओनू हमने मारो थल्ले सटो नहीं कहना लाहौर को गुजरिया मैं उन्हें सलाम किया मैं कहा अस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਈਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੈ साढ़े तो नहीं चीमा साहब हमारे तो ना अपने हाथों से तराशे हुए जो लोग हैं हमारे तो अपने बच्चे जो ट्रेन किए थे ये कहते थे बच्चे हमारे तालिबान हमारे बच्चे वो बच्चों ने गिरबान पकड़ लिया है तो चीमा साहब साढ़े तो बच्चे अपने गल पै गए ना बच्चे गल पै गए सही बात है वो हमें तो बैलून्स की जरूरत ही क्यों नहीं साइकिल मोटरसाइकिल वाले काम करी जा रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲੇਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਲੇਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਪਠਾਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਚਾ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ ਪਿਓ ਨੂੰ बिल्कुल सही कह थैंक यू वेरी मच साजिद ताड़ साहब सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग ऑन यूएस फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस बहुत शुक्रिया